नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन बायो के अंदर जीवों में जनन का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा। आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा पुनः आपको जैसा पूरा सिलेबस है पूरा का पूरा आपको फिर से रिवाइज करवाया जाएगा। अगर आपको पुनः नोट्स की अगर आवश्यकता होगी वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो कल अपन पढ़ रहे थे जीवों में जनन के टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था, अपने पढ़ लिए थे निषेचन से पहले की अवस्था, निषेचन और निषेचन के बाद की अवस्था। ये 3 पॉइंट अपने चल रहे थे। तो निषेचन के बाद की अवस्था के बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? तो लैंगिक जनन होता है। क्या टॉपिक चल रहा था कि लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं या घटित होने वाली घटनाएं ये अपना टॉपिक चल रहा था। अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि लैंगिक जनन के दौरान 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक तो पढ़ी थी निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था निषेचन, और आज अपन पढ़ेंगे निषेचन के बाद या पश्चिम भी बोल सकते हो। देखो निषेचन से पूर्व में अपन ने पढ़ा था कि इसके दौरान 2 घटनाएं होती हैं। एक होती है युग्मक जनन और एक पढ़ा था युग्मकों का स्थानांतरण। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था निषेचन के बारे में। तो देखो निषेचन से पूर्व की घटनाएं क्या होती हैं। युग्मक जनन क्या होता है कि जो जीव होते हैं जैसे नर है मादा है, उसमें जो परिपक्वन अवस्था पूर्ण हो जाती है उसके बाद में नर में तो नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात कि नर और मादा जीवों में युग्मक बनना ही क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। अगर नर है तो नर युग्मक बनेगा, अगर मादा है तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। अच्छा, युग्मक बनने के बाद में उन युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो अपन ने पढ़ लिया था कि युग्मकों का स्थानांतरण का मतलब क्या है कि या तो नर युग्मक गतिशील हो या मादा युग्मक गतिशील हो। अगर नर युग्मक गतिशील है तो वो किसी माध्यम में गति करके, ये मान लो मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक किसी भी माध्यम में गति करके मादा युग्मक तक पहुंच जाए, या फिर किसी जीव में मादा युग्मक गतिशील है तो वो माध्यम में गति करके नर युग्मक तक पहुंच जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक दूसरे के पास आना, उनका आपस में संलयन होना, वो क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण है। उसे क्या कहोगे? युग्मकों का स्थानांतरण। अच्छा, युग्मक स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के युग्मकों का स्थानांतरण संभव नहीं है। अगर अपन पौधों की बात करें तो वायु के द्वारा हो सकता है, मतलब परागकण होते हैं ना, उनके अंदर नर युग्मक होते हैं तो वायु के द्वारा वो परागकण जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, किसी कीट के द्वारा जा सकते हैं। तो वो युग्मकों का स्थानांतरण कल अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक निषेचन के बारे में। तो निषेचन किसको कहोगे? कि नर युग्मक शुक्राणु बोल सकते हो। जैसे मनुष्य की बात करें तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना या संलयन होना, उससे युग्मनज का बनना,
किसका बनना, युग्मनज यानी जाइगोट, ZYGOT जाइगोट, जाइगोट का बनना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की युग्मकों का स्थानांतरण या युग्मकों का मिलना, उससे युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। अब ये युग्मनज क्या करेगा, वृद्धि करेगा, विभाजन करेगा और नए जीव का निर्माण करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। आज अपन पॉइंट पढ़ेंगे निषेचन के बाद की अवस्था। देखो युग्मक का निर्माण होने के बाद में क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो निषेचन के बाद की अवस्था के बारे में बात करें या निषेचन की पश्चात अवस्था के बारे में बात करें, तो निषेचन तो देखो अपन ने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि नर भाग, ये मादा भाग, इनमें युग्मक जनन की क्रिया हो गई, यानी युग्मकों का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हुआ, युग्मकों का निर्माण हो गया और इन युग्मकों में संलयन हुआ तो युग्मनज बना और ये युग्मनज फिर नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इन दोनों का आपस में संलयन होना और युग्मनज बनना, ये तो पढ़ लिया था अपन निषेचन में। अब युग्मनज बने और नए जीव का निर्माण हो, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो होती है निषेचन के बाद की अवस्था होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपने को अपन क्या कहेंगे कि निषेचन से बाद की अवस्था क्या होती है कि युग्मनज, क्या बोलोगे, युग्मनज का बनना और युग्मनज से नए जीव का विकास होना, नए जीव की उत्पत्ति होना, नए जीव का जन्म होना क्या कहलाता है, निषेचन की बाद की अवस्था कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात कि युग्मनज बनने के बाद, क्या बोलोगे कि युग्मनज बनने के बाद, यहां से जोड़ लोगे, युग्मनज बनने के बाद युग्मनज से नए जीव, नई संतति का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, निषेचन के बाद की अवस्था कहलाती है। तो ये अपनी घटनाएं क्या हो गई पूरी, बस इसके बारे में इतना ही देखना होता है। अब देखो कि यहां से कुछ किससे निकलते हैं, तो निषेचन के बाद की अवस्था क्या होती है कि युग्मनज बनना और युग्मनज से नए जीव का बनना क्या है, निषेचन के बाद की अवस्था। अब बार बार एक बात आ रही कि युग्मनज, युग्मनज क्या है, क्या पूछ लिया आपसे कि युग्मनज क्या है, युग्मनज को परिभाषित करो, युग्मनज के बारे में टिप्पणी लिखो। तो आप क्या लिखोगे, देखो आपने जैसा आपने पढ़ा है उसको देखते जाओ और वैसा का वैसा आप लिख सकते हो। देखो इसके आगे यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो बात ये आई कि युग्मनज नाम आया कहाँ पे, यहाँ पे आया, आपसे यही पूछा है कि युग्मनज क्या है। तो युग्मनज को आपको परिभाषा लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, देखो तो ये तो नर युग्मक था और ये नर भाग है तो नर युग्मक होगा, मादा भाग है तो मादा युग्मक होगा। आपको एक रोज पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है और ये अगुणित और अगुणित मिलके किसका निर्माण करते हैं, 2n का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि युग्मनज क्या है, द्विगुणित है। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित। ये अगुणित है, नर युग्मक मादा युग्मक अगुणित है, दोनों में संलयन हुआ तो द्विगुणित का निर्माण हुआ और किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। अब इसको आपको परिभाषित करना है तो कैसे करोगे,
कि नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? है जायगोट कहलाता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का द्विगुणित संरचना। अच्छा, युग्मनज तो आपको परिभाषित करना है। आप क्या बोलोगे कि नर युग्मक, ये क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। उस द्विगुणित संरचना को ही क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे युग्मनज या जायगोट की परिभाषा पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। वो द्विगुणित संरचना ही क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात ये रही आपकी कि युग्मनज होता है वो हमेशा क्या होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। तो युग्मनज कैसा होगा? द्विगुणित होता है। तीसरी बात ये कि अगर जीव के अंदर लैंगिक जनन हो रहा है तो लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज का निर्माण 100% होगा। इसका मतलब है कि युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन के दौरान ही होता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन क्या लिखेंगे? द्विगुणित होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका निर्माण कौन से जनन के दौरान होता है? लैंगिक जनन के दौरान होता है। अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अब देखो, एक पॉइंट अगर आप और निकालना चाहो तो अपन ने ये पढ़ा था कि ये जो युग्मनज होता है ये फिर वृद्धि करके और जीव का या संतान का निर्माण करता है। ये युग्मनज ही वृद्धि और विभाजन करके क्या करता है? जीव या संतान का निर्माण करता है। इसका मतलब अगर ये युग्मनज ना बने लैंगिक जनन के दौरान, अगर ये युग्मनज नहीं बनेगा तो क्या जीव का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। भाई शुरुआती कहां से हो रही है? युग्मनज से हो रही है। युग्मनज बार बार विभाजन करेगा, वृद्धि करेगा और जीव का शिशु का निर्माण कर देगा। अगर युग्मनज ही नहीं बना तो विभाजन किसमें होगा? विभाजन नहीं हुआ। वृद्धि किसमें होगी? वृद्धि भी नहीं हुई तो शिशु कहाँ बनेगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी जीव की प्रारंभिक कोशिका कौन होता है? युग्मनज होता है। कि जीव का प्रारंभ ही कहां से होता है? युग्मनज से होता है। किससे होता है? युग्मनज से। तो आपसे पूछ ले कि किसी भी जीव की प्रारंभिक कोशिका किसे कहा जाता है? युग्मनज को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि युग्मनज ही वह कोशिका है जो विभाजन और वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। अगर लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज का निर्माण नहीं हो पाएगा तो नए जीव का निर्माण नहीं हो पाएगा। नए जीव का निर्माण नहीं हो पाएगा तो अपनी जाति का क्या नहीं रह पाएगा? अस्तित्व नहीं रह पाएगा। तो लैंगिक, ये बात भी आप लिख सकते हो कि लैंगिक जनन के दौरान किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए युग्मनज का बनना क्या है? आवश्यक है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात आप ये समझ सकते हो, जैसे ये आपके दादाजी हैं और ये आप हो। समझ रहे हो मेरी बात? और ये आपके पापा हैं। ये पापा है, ये दादा है और ये आप खुद हो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये दादाजी थे और ये आप खुद है। ये एक जीव है। दादाजी क्या एक जीव है? आप एक जीव हो। दोनों एक ही जाति के हो। अगर इन दोनों के बीच में मान लो दादाजी के युग्मकों द्वारा पापा का युग्मनज, अगर पापा के युग्मनज का निर्माण नहीं हुआ होता, अगर पापा के युग्मनज का निर्माण नहीं हुआ होता तो पापा पैदा ही नहीं होते। समझ रहे हो मेरी बात?
अगर पापा के युग्मनज का निर्माण ही नहीं हुआ होता तो उनमें वृद्धि नहीं होती, वृद्धि और विभाजन नहीं होता तो पापा पैदा ही नहीं होते, पापा नहीं पैदा होते तो फिर आप कहां से पैदा होते। समझ रहे हो मेरी बात कि युग्मनज पापा के लिए युग्मनज नहीं बनता तो पापा पैदा नहीं होते, और पापा पैदा नहीं होते तो आपका युग्मनज बनने की तो संभावना ही नहीं बनती। समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब है कि अगर पापा का युग्मनज बना तो आपका भी युग्मनज बना। समझ रहे हो। इसका मतलब है कि आपको दादाजी से किसने जोड़ा, आपसे पूछे कि आप किसके पोता हो, किसकी पोती हो, तो आप क्या बोलोगे? मतलब आपके दादाजी का जो भी नाम है वो नाम जोड़ते हो ना उनके साथ में। अगर पापा ही पैदा नहीं होते इनके नाम के साथ आपका नाम जुड़ पाता क्या? नहीं नाम। तो समझ रहे हो ना मेरी बात कि एक ही जाति के एक जीव और दूसरे जीव, दोनों जीवों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? युग्मनज ही करता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ही जाति की एक संतति की पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? युग्मनज ही करता है। कि एक ही जाति के जीवों की पीढ़ियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? युग्मनज ही करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैंने युग्मनज के बारे में आपको 4-5 पॉइंट बताए, और भी आप निकाल सकते हो। मतलब ये है कि जैसे अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है, उस टॉपिक के अंदर आप आगे से आगे घुसते जाओगे, उतने ही पॉइंट और ज्यादा उससे निकलते जाएंगे। तो अपने युग्मनज के बारे में पूछे तो अपन क्या कहेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हुआ। वो संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। ये युग्मनज बार बार विभाजन और वृद्धि द्वारा नए जीव या संतति का निर्माण कर लेता है। दूसरी बात ये पढ़ी कि आपका युग्मनज होता है वो क्या होता है? द्विगुणित कोशिका होती है। तीसरी बात अपन ने ये पढ़ी कि कोई भी जीव बना लैंगिक जनन के द्वारा तो पहले उसमें क्या हुआ था? युग्मनज का निर्माण हुआ था। इसका मतलब किसी भी जीव की प्रारंभिक कोशिका क्या होती है? उसका युग्मनज ही होता है। कि जीव का निर्माण होने के लिए पहली कोशिका कौन सी होगी? युग्मनज ही होता है। दूसरी बात अपन ये भी पढ़ी कि एक ही जाति के जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करेगा? युग्मनज ही करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये पॉइंट आप युग्मनज के बारे में पढ़ चुके हो। इससे भी आगे आप युग्मनज के बारे में आगे से आगे कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो आपने युग्मनज के बारे में पढ़ लिया। अब आपका एक लास्ट पॉइंट और बचता है। मतलब ये बायो जो सब्जेक्ट है इसको आप ऐसे इजीली मत लेना कि आप ये सोचो कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग मार लेंगे, याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उसको जितना ज्यादा समझोगे तो वो आपको उतना ही ज्यादा क्या होगा? क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका गुणोद्भव। पॉइंट क्या आपका? वर्णोद्भव। अब देखो वर्णोद्भव क्या है? ये परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के अंदर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है छोटे क्वेश्चनों के अंदर कि आपसे पूछ ले वर्णोद्भव क्या है। देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि युग्मनज, वृद्धि, विभाजन द्वारा उसका क्या हो? विकास हो, और उससे क्या बन जाए? भ्रूण बनेगा, और वो भ्रूण फिर क्या करेगा? जीव का निर्माण करेगा। क्या करेगा? जीव का निर्माण करेगा। तो ये प्रक्रिया सारी की सारी प्रक्रिया ही क्या है? वर्णोद्भव है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे पूछ ले वर्णोद्भव क्या है तो अपन क्या बोलेंगे? युग्मनज में वृद्धि और विभाजन द्वारा नए भ्रूण का विकास होना ही क्या कहलाता है?
भूर्णोद भाव कहलाता है। इसके नाम में भी स्पष्ट है, भूर्णों का मतलब होता है भूर्ण और उद्भव का मतलब होता है, उद्भव का अर्थ होता है विकास होना। क्या होता है? विकास, भूर्णोद्भव। जब इसका आप संधि के एवज में तोड़ोगे तो आप क्या निकालोगे कि भूर्ण और उद्भव। तो भूर्ण तो आप जानते हो, उद्भव का अर्थ होता विकास होना, कि भूर्ण का विकास होना। अब भूर्ण का विकास थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि क्षण भर पहले ही कि कोई भी जीव है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? युग्मनज से होती है। तो युग्मनज का विकास होगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि युग्मनज के विकास द्वारा। सीधा भी बोल सकते हो कि युग्मनज में वृद्धि विभाजन जोड़ सकते हो। अगर आपको ज्यादा डीपली लग रहा है तो आप सीधा भी जोड़ सकते हो कि युग्मनज के विकास द्वारा भूर्ण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? भूर्णोद्भव कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि युग्मनज के विकास द्वारा भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो कि ये भ्रूणोद्भव की जो क्रिया है, इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि 2 बातें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको देखने को मिलती है युग्मनज में विभाजन, एक पढ़ेंगे कोशिका का विभेदीकरण। युग्मनज में विभाजन और कोशिका का विभेदीकरण। देखो भ्रूणोद्भव की परिभाषा अपन ने पढ़ ली। अब देखो कि युग्मनज में विभाजन अपन ने पढ़ा ना कि युग्मनज में वृद्धि और विभाजन या विकास द्वारा भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो पहली बात तो यही है कि युग्मनज में विभाजन। युग्मनज में विभाजन का मतलब है कि ये जो युग्मनज था, ये युग्मनज कैसी कोशिका थी? द्विगुणित था। कैसा था? द्विगुणित था। इस युग्मनज में, जैसे ये कोई युग्मनज उदाहरण के लिए, इस युग्मनज में विभाजन हो रहा है। जैसे इस प्रकार विभाजन हुआ, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, फिर विभाजन हुआ तो 2 से 4 बन गई, फिर विभाजन हो रहा है, फिर विभाजन, ऐसे बार बार विभाजन होता रहे, बार बार विभाजन होगा। तो लगातार विभाजन होने से उनकी कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसी को बोलते हैं युग्मनज में विभाजन। तो एक घटना आप देखने को मिलती है कि युग्मनज जो होता है द्विगुणित कोशिका होती है, उसमें क्या होता है? बारंबार विभाजन होते रहते हैं, जिससे उनकी कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरी बात है कोशिकाओं का विभेदीकरण। देखो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पीछे की कक्षाओं में आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो सुन सकते हो कि देखो कोई भी जीव है, जैसे मनुष्य ही है, कि अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। पढ़ा होगा आपने कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोशिका को। फिर अपन ये भी पढ़ा होगा कि कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति कार्य सेम हो तो वो किसका निर्माण करेंगे? वो निर्माण करते हैं उत्तक का। और फिर ये भी पढ़ा होगा कि विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अपने किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ये सारे के सारे जो तंत्र हैं ये मिलके आपके किसका निर्माण कर रहे हैं? शरीर का निर्माण कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस है, उसी को आप क्या बोल सकते हो? कोशिका का विभेदीकरण। समझ रहे हो मेरी बात? तो युग्मनज में विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, उनसे उत्तकों का निर्माण, उत्तकों से अंगों और अंग तंत्र द्वारा शरीर का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कोशिका का विभेदीकरण कहलाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अपन भ्रूणोद्भव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भ्रूणोद्भव के बारे में आपने क्या पढ़ा कि युग्मनज के विकास द्वारा भ्रूण का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है।
समझ रहे हो मेरी बात कि युग्मनज में विकास द्वारा भ्रूण बनना ही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। ये भ्रूण आगे वृद्धि करके नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ये भ्रूणोद्भव है। इसके दौरान दो कार्य देखने को मिलते हैं, दो घटनाएं देखने को मिलती है। कौन सी की युग्मनज में विभाजन देखने को मिलता है कि युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित कोशिका होती है, उसमें बार बार विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे बोलते हैं युग्मनज में विभाजन। अगला पॉइंट अपन ने पढ़ा कोशिका का विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है कि युग्मनज विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से ऊतकों का निर्माण हुआ, ऊतकों से अंग का निर्माण, अंग से अंग तंत्र और शरीर का निर्माण होने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका का विभेदीकरण कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपका भ्रूणोद्भव हुआ कंप्लीट। देखो इसके बारे में एक दो छोटी परिभाषाएं और हैं जिनको आप पीछे पढ़ भी चुके हो। एक होते हैं अंडज और एक होते हैं जरायुज। या आप इसको शरीर पर्जक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, शरीर पर्जक। समझे मेरी बात। अंड पर्जक, अंड का मतलब होता अंडा और पर्जक का मतलब जन्म लेने वाला। कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे के द्वारा संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने पक्षियों को देखा हो कि कभी आपने देखा है क्या कि पक्षी ने सीधा ही बच्चे को जन्म दे दिया, देखा कभी कि चिड़िया ने चिड़िया को जन्म दे दिया है क्या कभी ऐसा, कौवे ने कौवे को बच्चे को जन्म दे दिया, नहीं। वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले क्या करते हैं कि निषेचन के बाद अंडा उत्पन्न करते हैं और वो अंडा कुछ निश्चित काल तक एक निश्चित टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे परिपक्व होगा, फिर उसमें भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नए जीव का निर्माण होगा। जब जैसे पक्षियों में देखने को मिल जाता है, आपको शरीर सांप में भी देखने को मिल जाता है, जैसे छिपकली वगैरह देखी हो तो वो भी अंडे देती है। तो अंड पर्जक कौन से होते हैं कि वे जीव जो अंडे द्वारा संतान पैदा करते हैं, अंडे द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, अंडे द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं, वो जीव कौन से कहलाएंगे, अंड पर्जक कहलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे पक्षी है, सरीसृप है, एक होता है जरायुज बोल सकते हो, शरीर पर्जक बोल सकते हो कि वे जीव जो बिना अंडे के सीधे ही क्या करते हैं, संतान को पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं अंड पर्जक कहलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जो जरायुज या शरीर पर्जक कहलाते हैं जो सीधे ही संतान को पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य, अभी आपने देखा है मनुष्य को कि मनुष्य ने अंडा दे दिया, उस अंडे को काफी दिनों बाद में उस अंडे से बच्चा निकला, देखा कभी आपने, नहीं देखा ना। तो मनुष्य कभी अंडा नहीं देता, मनुष्य क्या करता, अपने समान ही संतान को बिना अंडे के सीधे ही पैदा करता है। तो वो क्या है, जरायुज या शरीर पर्जक जीव होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब दूसरी बात ये भी देख सकते हो कि अंड पर्जक जो अंडा होता है, अंड पर्जक होते हैं, उनमें जो युग्मनज बनता है वो अंडे के अंदर बनता है, मतलब मादा शरीर के बाहर बनता है, और इसमें युग्मनज बनता है वो अंदर बनता है। एक बात आपसे और भी पूछ ली जाती है कि अंडे का जो बाहर का जो कठोर आवरण होता है, देखा होगा आपने अंडा तो खूब भी खाया भी होगा, तो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। अंडे का खोल किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। तो ये आपकी दोनों डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवाया है। आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और कल अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप एक बार पुनः इस चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक अच्छे से रिपीट कर लेना। एक बार अगर अच्छे से रिपीट कर लोगे तो आपके लंबे समय तक समझ में रहेगा। ओके बाय।